हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से एक बेहद ही खौफनाक कहानी लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज की कहानी हमें भेजी है नीलम प्रसाद जी ने। आइए कहानी को जानते हैं। श्रुति, जो कि रामपुर गांव की रहने वाली एक सीधी सादी सी लड़की थी, अपने माता पिता से दूर शहर में पढ़ने के लिए आई हुई थी। पढ़ाई में बहुत ही होनहार स्टूडेंट थी। अच्छे स्वभाव के कारण आसपास के लोगों से भी अच्छा मेलजोल था। कॉलेज का फाइनल ईयर था और एग्जाम्स खत्म हो चुके थे, तो श्रुति काफ़ी ज़्यादा फ्री थी। फिलहाल उसके माथे पर पढ़ाई को लेकर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। एग्जाम के कुछ दिनों बाद श्रुति वापस रामपुर जाने का तय करती है। अपने माता पिता से मिलने वो आने वाली थी। उसे अपने गांव से दूर शहर आना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर पढ़ाई के चलते मजबूरन उसे गांव से दूर शहर आना पड़ता था। हमेशा तो वो ट्रेन लेती थी, लेकिन श्रुति के दोस्तों ने मिलकर इस बार उसके लिए फ्लाइट से उसके घर जाने का इंतजाम कर दिया था, क्योंकि श्रुति इससे पहले कभी भी फ्लाइट में नहीं गई थी। वो अपने इस नए एडवेंचर के लिए एक्साइटेड थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब श्रुति पहली बार फ्लाइट से गांव जा रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। बार बार वो खिड़की से बाहर आसमान को देखती और कभी नीचे कभी दाएं बाएं। उसे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। श्रुति अभी फ्लाइट में ही थी कि अचानक से बहुत ही ज़ोर की बरसात शुरू हो जाती है और एकाएक देखते ही देखते वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और उसके बाद प्लेन में एक अनाउंसमेंट होती है। वेदर ज़्यादा ख़राब होने की वजह से ही उन्हें पास ही के शहर में लैंडिंग करनी होगी। उनके आधे पैसे लौटा दिए जाएंगे और इस असुविधा के लिए उन्हें खेद है। ये सुनते के साथ ही श्रुति बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ ही देर में फ्लाइट लैंड हो जाती है। जैसे तैसे श्रुति पेपर वर्क कंप्लीट करके एयरपोर्ट से बाहर निकलती है। फिर वहाँ से वो रामपुर जाने के लिए ट्रेन से सफ़र करने का तय करती है। कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक स्टेशन उसे मिल जाता है। थोड़ी पूछताछ के बाद उसे पता लगता है कि वो उस जगह से बड़े आराम से ट्रेन से अपने गांव जा सकती थी। स्टेशन के अंदर जाने के बाद श्रुति बड़बड़ाते हुए खुद से ही बोलती है, अच्छा तो यही होता, मैं डायरेक्ट ट्रेन ले लेती, कम से कम इतनी तकलीफ तो नहीं होती। यही सब सोचते हुए वो स्टेशन में जाकर एक बेंच पर बैठ जाती है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगती है। उसी समय सामने से एक बूढ़ी औरत श्रुति की तरफ आती है और उससे पूछती है, बेटा चाय पियोगी? इस बरसाती मौसम में चाय पीने से तुम्हें आराम मिलेगा। श्रुति उनकी बातों को खुशी खुशी मान लेती है और उनसे चाय खरीद लेती है। चाय पीने के बाद उसे काफ़ी फ्रेश फील होता है और देखते ही देखते ट्रेन भी आ जाती है। अपने टिकट के अनुसार बताए गए सीट नंबर पर जाकर वो बैठ जाती है और देखती है कि उसके सामने एक औरत बैठी हुई है और उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। साइड में एक आदमी बैठा था जो कि शायद उसका पति था, ऐसा ही लग रहा था उन्हें देख के। तो श्रुति के सर के ऊपर वाली सीट पर एक लड़का बैठा था जो कि श्रुति को घूरे जा रहा था। मन ही मन उसे गुस्सा आ रहा था उस लड़के को देखकर, लेकिन उसने अपना ध्यान हटाकर खिड़की के बाहर देखने लगी। बाहर अंधेरा हो गया था और रात के तकरीबन 9:30 बज रहे थे। रिमझिम बारिश और ठंडी ठंडी हवा श्रुति को काफ़ी अच्छा लग रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गई थी। देखते ही देखते उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला और रात के करीबन 11:30 बज गए थे कि श्रुति की आंख खुली। वो देखती है कि सामने जो लोग बैठे हुए थे वो अब काफ़ी बूढ़े दिख रहे हैं। श्रुति चौंक जाती है और अपनी आंखों को मलने लगती है। उसे लगता है शायद कोई दूसरे लोग उन लोगों की सीट पर जो बैठे थे वहां आकर बैठ गए हैं। श्रुति की नज़र अचानक से बैठी उस महिला की साड़ी पर पड़ती है, जो कि सेम वही साड़ी थी जो कि पहली वाली औरत ने पहन रखी थी। उस वृद्ध महिला का चेहरा बिल्कुल गला हुआ सा, काफी ज्यादा अजीब तरीके का था, मानो उसके चेहरे पर जैसे फंगस लग गई हो। श्रुति उसे देखकर बहुत डर जाती है और उसे लगता है शायद उसे कोई बीमारी हो गई होगी। श्रुति अच्छे से अपने दिमाग में जोर देकर मन ही मन सोचती है कि ये इसका भ्रम है या फिर क्या हो रहा है ये। श्रुति अभी उनसे कुछ पूछने ही वाली होती है कि उसे पीछे से टीटी आवाज लगा देता है। श्रुति अपना टिकट उसे दिखाती है और वो वहां से चला जाता है। श्रुति अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि
क्या आप लोग किसी स्टेशन से थोड़ी देर पहले ही उठे हो या पहले कोई और बैठा था? वो लोग चले गए क्या? श्रुति के सवाल पे कोई तस से मस नहीं होता। सब एकटक श्रुति को देखे जा रहे थे, जैसे कि वो कोई इंसान ना हो बल्कि कोई एलियन हो। श्रुति को बहुत अजीब लगता है। वो उठकर आगे की तरफ बढ़ने लगती है और मन ही मन सोचती है, ये सब क्या हो रहा है? बड़े अजीब लोग हैं, कैसे घूरे जा रहे हैं। मैंने तो कोई गलत सवाल नहीं पूछा था, मुझे क्या। आगे बढ़ते हुए वो बाहर निकलने वाले दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अभी श्रुति को खड़े हुए कुछ ही मिनट हुए होंगे कि अचानक से उसके कानों पर एक बहुत ही विचित्र सी आवाज सुनाई पड़ती है, जैसे कोई किसी को चेतावनी दे रहा हो। ये किसी आदमी की आवाज लग रही थी, जो कि मानो कह रहा हो, भागो यहां से, भागो, वो आ रहा है, छुप जाओ जल्दी से, अगर उसने किसी को देख लिया तो मार देगा। एक पल के लिए श्रुति को लगा कि कुछ नहीं, शायद यह सब उसके दिमाग का खेल है। वो थक चुकी थी, पर वापस से वो आवाज इस बार फिर से सुनाई देती है, और इस बार एकदम साफ साफ। सचमुच कोई सबको चेतावनी दे रहा था। श्रुति दौड़ते हुए अंदर की तरफ जाती है और कहती है, क्या आप लोगों ने सुना? कोई आलतू फालतू चीजें बोल रहा है। मुझे डर लग रहा है, ये क्या हो रहा है? घबराहट में श्रुति ने यह तक नहीं देखा कि सामने बैठे हुए वो लोग और ट्रेन में आसपास बैठे सारे लोग अब गायब हो चुके थे और ट्रेन पूरी खाली थी। उसमें एकमात्र श्रुति ही दिखाई दे रही थी। श्रुति अब बिल्कुल हैरान परेशान पसीने पसीने हो गई थी और जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी, कोई है? कोई है क्या? प्लीज कोई मुझे बचाओ, सारे के सारे लोग कहाँ गए? श्रुति पागलों के जैसे इधर उधर दौड़ती जा रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक से उसे एक आवाज सी सुनाई पड़ती है, मानो कोई किसी को घसीट कर ला रहा हो। श्रुति बहुत डर जाती है और वो अपनी सीट के नीचे खाली जगह पर छुप जाती है। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। अपने मुंह को जैसे तैसे अपने हाथों से बंद करके श्रुति चुपचाप नीचे छुपी हुई रहती है कि अचानक उसे दो पांव दिखाई देते हैं, जो कि एकदम उल्टे थे। ये देखते ही मानो श्रुति के प्राण निकल जाते हैं। वो मानो बिल्कुल एक मृत शरीर के समान हो गई थी, ना कुछ बोलने लायक, ना ही कुछ सुनने लायक और ना ही कुछ समझने लायक। उसके स्वयं के प्राण अब निकलने ही वाले थे और वो यही सोच के लगातार कपकपाए जा रही थी कि किसी भी वक्त उसकी मौत आ सकती है। धीरे धीरे वो दो उल्टे पांव उसके पास से गुजरने लगते हैं और देखते ही देखते वो पांव आगे की तरफ निकल जाते हैं। श्रुति अंदर छुपी हुई थी। जैसे ही उसे लगा कि शायद वह बुरी चीज आगे निकल चुकी थी, वो बाहर निकलती है और नीचे जमीन में बैठकर आगे की तरफ झांकने लगती है। श्रुति को दिखता है कि दूर दूर तक कोई नहीं है, सब कुछ शांत दिख रहा था। जैसे ही श्रुति बैठकर खड़ी होती है, वह देखती है कि सामने वे सारे लोग वापस से अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए थे, जैसे वो पहले थे। श्रुति देखती है कि वो औरत अपने दो बच्चों के साथ अपने पति के साथ ठीक उसके सामने वाली सीट पर बैठी है। वो अजीब सा लड़का अब भी ऊपर वाली सीट पर बैठा है और वहां कोई बूढ़ी औरत नहीं बैठी हुई थी। श्रुति की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो घबराहट के साथ पूछती है, आप लोग तो अब यहाँ नहीं थे ना? यहाँ पे एक बूढ़ी औरत थी, आप कहाँ गए थे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं पागल हो गई हूँ। आप प्लीज बता दो, आप यहाँ पहले से बैठे हुए थे या फिर मैं कोई सपना देख रही थी? श्रुति इतना बोल ही रही थी कि अचानक से वो महिला, उसके दोनों बच्चे और वो आदमी और ट्रेन में बैठे बाकी सारे लोग बहुत ही जोर से चिल्लाने लगते हैं, मानो उन्हें बहुत ही दर्द हो रहा हो। श्रुति डर के मारे जमीन में बैठकर अपना कान अपने हाथों से बंद कर लेती है। उसे असहनीय दर्द भरी आवाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो देखती है कि एकाएक उनके शरीर कट कट कर जमीन पर गिर रहे थे। ये नज़ारा इतना भयंकर था कि श्रुति को मानो अटैक सा आ गया हो और वो तुरंत ही जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद श्रुति की आंखें खुलती है तो उसके शरीर में बिल्कुल ही जान नहीं थी। मानो वो जैसे तैसे उठकर वापस अपनी सीट पर बैठती है, उस वक्त उसे ट्रेन में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन एकदम खाली थी। खिड़की के बाहर श्रुति को दिखाई देती इसके गांव का स्टेशन रामपुर अब आने ही वाला है। ट्रेन रामपुर स्टेशन पर आ जाती है और प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकती भी है। वो जैसे तैसे उठकर अपना सामान उठाकर ट्रेन से निकलने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है और जैसे ही अपना कदम
दरवाजे के बाहर रखती है तभी उसे मानो एक बहुत ही जोर का झटका लगता है। वापस से वो ट्रेन के अंदर चली आती है। श्रुति को बहुत ज़्यादा हाथों में दर्द होने लगा था, मानो जैसे उसे किसी ने नंगे बिजली के तार छुआ दिए हों, और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त झटका था उसके लिए। श्रुति दर्द से कराह रही थी। देखते ही देखते ट्रेन वापस से चलने लगती है और श्रुति की आंखों के सामने से उसका अपना गांव, अपना घर उसे दूर निकलता हुआ दिखाई देने लगता है। श्रुति को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो पागलों जैसे दर्द में जोर से चिल्लाने लगती है, कौन है, क्या हो रहा है, ये सब कौन कर रहा है, आखिर क्या चाहते हो? तुम लोगों को अगर मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन ऐसे तड़पाओ मत। इस सब से आखिर क्या फायदा? ये सब श्रुति रोते हुए चिल्लाते हुए बोल रही थी कि अचानक से श्रुति को वही बच्चा दिखाई देता है जो पहले अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था। वो श्रुति के पास आता है और धीरे से बोलता है, अब आप भी नहीं बचोगी दीदी, कुछ मिनटों के बाद आप भी उनके जैसे हो जाओगी। ये सुनकर श्रुति बहुत डर जाती है और पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? कौन मारेगा मुझे और क्यों मारेगा? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने तो अपने गांव जाने के लिए ट्रेन पकड़ी थी। वो बच्चा श्रुति से कहता है, आज से 10 साल पहले ये ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म से रवाना हुई थी जहाँ से आपने ट्रेन ली थी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ इस ट्रेन पर था, बाकी सारे लोग इस ट्रेन पर ही थे। जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होती है, कुछ ही मीलों का सफ़र तय करने के बाद हमें पता चलता है कि ट्रेन पर डाकुओं ने हमला कर दिया था और सभी के जेवरात और पैसे लूट रहे हैं। ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल मच गया था। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। चेन खींचकर ट्रेन को रोकने की कोशिश की जा रही थी, पर ट्रेन नहीं रुक रही थी। बाद में पता चला कि डाकू ने ड्राइवर को मारकर बाहर फेंक दिया है और उनके साथ ही ट्रेन चला रहे थे। उनमें से उनका जो सरदार था वो बहुत ही बुरा और क्रूर आदमी था। उसने सभी लोगों के गहने, यहाँ तक कि उनकी ज़रूरी चीज़ें, पैसे, सब कुछ लूट लिए थे। अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी तलवारों से वो कई लोगों को काट चुका था और उन्हें जान से मार रहा था। उसने बड़ी निर्दयता के साथ सभी की हत्या कर दी। बच्चों तक को उसने नहीं छोड़ा और सभी लोग चीखते चिल्लाते रह गए, लेकिन किसी की भी जान को नहीं बख्शा गया। पर जिस तरीके से वो लोग ट्रेन को ड्राइव कर रहे थे, ट्रेन में टेक्निकल इशू आ गया और इसी वजह से ट्रेन का इंजन बिगड़ गया। लाख कोशिशों के बाद भी ट्रेन नहीं रुकी और जाकर झील में गिर गई। ये नदी रामपुर से बस कुछ ही मीटर की दूरी पे थी। देखते ही देखते पूरी ट्रेन ने जल समाधि ले ली। उन डाकुओं को इरादा पूरी ट्रेन लूटने का था, क्योंकि उन्होंने इस बोगी की शुरुआत की थी। इस बोगी के लोगों को पहले ही मार चुके थे और बाकी यात्री जो भी बचे हुए थे उनकी जान नदी में डूबने के कारण हो गई। आपने जिस स्टेशन पर रुककर इस ट्रेन के आने का इंतजार किया था, असल में ये ट्रेन सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जो रामपुर जाने के लिए उठते हैं। ये ट्रेन बाकी किसी को भी दिखाई नहीं देती। ये ट्रेन हर उस यात्री को मार देती है जिसकी आखिरी मंजिल रामपुर गांव होता है। आपने जिन उल्टे पैरों को आते हुए देखा था वो और कोई नहीं, उनका सरदार ही था, जो आज भी हमें मार रहा है और वो आज भी हम सबको तड़पा रहा है। सभी लोगों की आत्मा इसी जगह पर लगातार भटकती जा रही है। ये सब सुनने के बाद श्रुति को तो मानो सांप सूंघ गया हो। उसे अपनी मौत अब अपने सामने दिखाई दे रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो उस बच्चे से पूछती है, क्या इस चीज़ का कोई हल नहीं है, इसे रोक नहीं सकते? उस बच्चे ने ना में सिर हिलाया और देखते ही देखते श्रुति की आंखों के सामने से ही ओझल हो गया। श्रुति अब और भी ज़्यादा घबरा गई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अपने सोचने समझने की शक्ति वो पहले ही खो चुकी थी। वो एक बुत बनकर एक सीट पर जाकर बैठ जाती है और अपने मम्मी पापा को याद करने लगती है। उसका फ़ोन ट्रेन में आने के बाद से ही स्विच ऑफ हो गया था। लाख कोशिशें करने के बाद भी वो अब ऑन नहीं हो रहा था। श्रुति काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाती है और उस वक्त उसे लगा कि शायद उसका फ़ोन ख़राब हो गया है। वो वापस से अपने फ़ोन को ऑन करने का ट्राई करती है, पर वो नहीं होता। उसने ज़ोर से अपने फ़ोन को पटक कर अपनी नज़रों से उसे दूर कर दिया।
उसका फ़ोन उसके बैग की तरफ जाता है और अपने बैग को देखकर उसे याद आता है कि घर से निकलते वक्त उसने अपने बैकपैक में सभी ज़रूरी चीज़ें रख दी थी और साथ ही साथ एक गीता भी रखी थी जो वो हर रोज़ पढ़ा करती थी। श्रुति को मानो एक उम्मीद की किरण नजर आई। जल्दी से उसने अपना बैग खोला और उस बस्ते से गीता को बाहर निकाला और उसे अपने सिर लगाकर प्रणाम करने लगी। वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि अब वही उसे बचाएं, वही उसे रास्ता दिखाएं। वो अपने हाथ में गीता लिए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर कुछ कदम चलने के बाद श्रुति को अब साफ साफ सभी लोग दिखाई देने लगते हैं। ट्रेन में काफ़ी भीड़ हो चुकी थी। सभी मरे लोग श्रुति को एकटक देखे जा रहे थे। वो उनकी नज़रों से बचते हुए आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। न जाने ऐसा क्या हुआ, श्रुति जैसे जैसे अपने कदम बढ़ा रही थी वैसे वैसे ही ट्रेन के अंदर रास्ता बनता जा रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते श्रुति एक जगह पहुंच जाती है जहां ट्रेन का इंजन था। वो देखती है कि वह डाकू बहुत ही गुस्से से श्रुति को देख रहा था। वो उस इंजन के बिल्कुल ही करीब खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार थी और मानो वो तलवार चलाकर श्रुति का गला काटने ही वाला था कि एक बहुत ही भयंकर स्वर में श्रुति से वो कहता है, इतनी हिम्मत तुम मेरे सामने इस किताब से लड़ेगी। श्रुति काफी डर रही थी, पर उसे एक बात का अंदेशा हो गया था कि मानो या ना मानो वो डाकू पवित्र गीता की किताब को देखकर घबरा रहा है, डर रहा है, मानो इससे उसे खतरा हो। श्रुति दबदबाते हुए स्वर से कहती है, तुम्हारी क्रूरता के कारण सभी लोगों की जान गई। अब तुम यहाँ से चले जाओ, वरना ईश्वर तुम्हें माफ नहीं करेंगे और तुम्हें नरक की अग्नि में ढकेल देंगे। ये सुनते ही मानो उनके सरदार के बदन में आग लग जाती है और वो बहुत ही भयानक आवाज़ में चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ से सारी ट्रेन गूंज जाती है और श्रुति डर के मारे थर-थर कांपने लगती है। पर साथ ही साथ वो अपनी भगवत गीता को जोर से अपनी बाजुओं में पकड़े हुए थी। वो गीता खोलती है और उसमें से एक अध्याय को पढ़ने लगती है। उसके उस अध्याय का पाठ करने से वो सरदार मानो पागल हो रहा था और जोर से चिल्लाया जा रहा था। उसे ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कभी गायब होकर कहीं और दिखता और कभी गायब होकर श्रुति के पीछे खड़ा हो जाता। अब वो दर्द से छटपटाने लगता है और श्रुति को पाठ करने से रोकने के लिए कहता है। श्रुति पाठ करना नहीं रोकती और वो अपना पाठ किए जाती है। श्लोक अब बस खत्म होने ही वाला था। इसके बाद श्रुति अगला अध्याय पढ़ने लगती है। देखते ही देखते 1 घंटा बीत जाता है और देखती है कि सामने वो सरदार नहीं है और ना ही अब उसे कोई आत्मा दिख रही है। वो खड़ी हो जाती है और दौड़कर वापस से ट्रेन के अंदर की तरफ भागने लगती है। वो देखती है कि नदी ठीक उनके सामने ही है। श्रुति घबरा जाती है और उसे लगता है कि उसका बचना मुश्किल है। ट्रेन नदी में गिर जाएगी जिससे उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। देखते ही देखते ट्रेन बड़ी जोर से नदी में गिरने लगती है। श्रुति बहुत जोर से चिल्लाने लगती है और ट्रेन जैसे ही नदी में गिरती है श्रुति को दिखाई देता है कि सभी मरे हुए लोग नदी के अंदर श्रुति की तरफ बढ़ रहे हैं। श्रुति पहले ही आधी मर चुकी थी और वो नज़ारा देखने के बाद उसकी आंखें कब बंद हो गई उसे खुद नहीं पता चला। थोड़े समय बाद श्रुति की आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। उसे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही थी क्योंकि उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि वो जिंदा बच पाएगी। डॉक्टर से उसे पता चला कि वो नदी के आसपास कुछ मछुआरों ने उसे नदी में डूबते हुए देखा। उसकी सांसें उस वक्त चल रही थी, इसीलिए वो लोग फौरन उसे अस्पताल ले आए। श्रुति को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि शायद उन आत्माओं ने ही श्रुति की मदद की है, क्योंकि वो उस वक्त बीचों बीच उस गहरी नदी में डूब गई थी। तैरकर किनारे जाने की शक्ति पहले ही उसके शरीर ने खो दी थी। वो मन ही मन उन आत्माओं का शुक्रिया अदा करती है और भगवान का शुक्रिया अदा करती है और उन मछुआरों का शुक्रिया अदा करती है जिनकी वजह से उसकी जान बच सकी। श्रुति को उसका फ़ोन मिलता है और अब वो अपने मोबाइल को ऑन करती है तो वो ऑन हो जाता है। वो अपने मम्मी पापा को फ़ोन करती है और उसके परिवार वाले शाम तक वहाँ पर आ जाते हैं। श्रुति अब अपने घर रामपुर आ चुकी थी, पर वो अभी भी मायूसी दिखाई दे रही थी। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी थी और उसके माता पिता भी अब ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। इन सब बातों को सुनकर वो श्रुति को दिलासा दिए जा रहे थे कि अब कुछ भी उसके साथ ऐसा नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
वो उन बातों को भूल जाए और वो लोग घर में अच्छे से पूजा पाठ करवा देंगे, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामपुर में कुछ दिन रहने के बाद श्रुति तय करती है कि वो वापस से उसी स्टेशन जाना चाहती है, ये देखने के लिए कि उसे अब वो ट्रेन दिखती है या फिर नहीं। उसने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया और चुपचाप ट्रेन पकड़कर उस स्टेशन पर चली गई और वहाँ पर जाकर फिर से बैठ गई। वो रामपुर का टिकट कटवाती है और देखती है कि वापस से वही बूढ़ी औरत जिसने उस दिन श्रुति को चाय पिलाई थी, वही श्रुति के पास आती है और कहती है, बेटा अब वो ट्रेन यहाँ नहीं आएगी। श्रुति हैरान हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो इसके बारे में कैसे जानती थी कि वो उसी ट्रेन के सिलसिले में यहाँ पे आई है। श्रुति बड़ी हैरानी भरी नज़रों से उस बूढ़ी औरत को देखे जा रही थी। वो औरत श्रुति की तरफ एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए कहती है, बेटी उन डाकुओं ने मुझे भी मार डाला था। मेरी आत्मा भी इसी प्लेटफॉर्म में भटकती रहती थी, पर तुम्हारे कारण वो सभी आत्मा और मैं मुक्त हो चुके हैं। वो ट्रेन अब और किसी को तंग नहीं करेगी, ना ही वो डाकू। तुमने उस रोज गीता का पाठ कर कर बुरी आत्मा को ट्रेन से भगा दिया था और साथ ही साथ उस ट्रेन में तुमने अपनी पवित्र गीता को छोड़ भी दिया था, जिसके प्रभाव से ट्रेन की सारी आत्माएं मुक्त हो गई थी। मुझे भी उन लोगों ने जान से मारकर इसी प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया था। मैं यहाँ बरसों से काम कर रही थी। मैंने उन्हें उस ट्रेन पर चढ़ते हुए देख लिया था और इसीलिए मैंने उन्हें रोकना भी चाहा, पर उन्होंने उसी वक्त मुझे जान से मार दिया और फेंक दिया। मैं अब खुश हूँ कि वो बुरी आत्मा उस ट्रेन को छोड़कर चली गई हैं और सारे लोग इस श्राप से मुक्त हो गए हैं। ये बोलते बोलते वो बूढ़ी औरत श्रुति की आंखों के सामने से गायब हो जाती है और इस बार श्रुति को जरा सा भय भी नहीं लगता। वो इस बात से बहुत खुश होती है कि सारे लोगों को आत्मा से मुक्ति मिल चुकी है। रामपुर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाती है और इस बार ये कोई भूतिया ट्रेन नहीं बल्कि एक साधारण ट्रेन थी। श्रुति उस ट्रेन पर जाकर बैठ जाती है और अपने गांव की तरफ बढ़ी चली जाती है। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर। ये घटना हमें बताई है हरीश जी ने। आइए इस घटना को अब उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। मेरा नाम हरीश है और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि मेरे साथ गुजर चुकी एक सच्ची घटना है। आज से 3 साल पहले हम 7 दोस्त हमारे यहाँ मशहूर खेलों में से एक कबड्डी खेलने के लिए लगभग हमारे शहर बिलासपुर से 150 किलोमीटर दूर पेंड्रा गए थे। वहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल था। हमें वहाँ से रेलवे स्टेशन आते आते रात के लगभग 9 बज गए और 10 बजे की हमारी ट्रेन थी। ट्रेन अपने ठीक टाइम पर आ गई और हम सब ट्रेन में पहुँचे तो हमारी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही क्योंकि पूरी ट्रेन में हमारे सिवा कोई भी नहीं था। तभी हमारे दोस्त में से एक दोस्त जिसका नाम सूर्या था, उसने बोला, भाई एक काम करते हैं, आज रात रहने देते हैं, प्लेटफॉर्म पर सो जाएंगे, सुबह वाली ट्रेन लेकर चले जाएंगे। तभी मैंने बोला, क्या यार डरपोक वाली बात करता है, मैं इसी ट्रेन से जा रहा हूँ, तुझे रुकना तो रुक जा। ये सुनकर सूर्या भी हमारे साथ ट्रेन में आ जाता है। ट्रेन अब अपनी पूरी स्पीड से दौड़ रही थी। अचानक से ट्रेन की स्पीड कम होने लगती है। कुछ आगे जाने के बाद ट्रेन रुक जाती है और काफ़ी देर तक रुकी रहती है। अब मैं और मेरे दोस्त बोर हो रहे थे। तभी मेरे दोस्तों में से एक रोहित बोला, भाई जब तक ट्रेन रुकी है तब तक चलो बाहर देखने चलते हैं। तभी लोगों ने उसकी बात मान ली। फिर मैंने बोला कि भाई अनजान जगह है, मत उतरो, क्या पता कुछ भी हो सकता है। तभी मेरे दूसरे दोस्त नवीन ने हाथ मारा और कहा, चल उतर तू भी। मेरा खुद से उस जगह पर उतरने का बिल्कुल मन नहीं था, पर दोस्तों की वजह से मुझे उतरना ही पड़ा। कुछ देर बाद जब मेरे एक दोस्त दीपक ने बोला, ज़रा तुम लोग यहीं रुकना, मैं थोड़ा अंदर जाकर टॉयलेट करके आता हूँ। हमने कहा ठीक है भाई, जल्दी आना, ट्रेन भी किसी भी वक्त चल सकती है। तभी दीपक और त्रिलोक पास की झाड़ी में चले आते हैं। पूरा आसपास का इलाका जंगलों से घिरा हुआ था। तभी झाड़ी में कुछ हलचल सुनाई देने लगी। हमने दीपक और त्रिलोक को जोर से आवाज़ लगाई, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। हमने बोला, भाई मजाक करने का वक्त नहीं है यार, जल्दी आ जाओ प्लीज़। ट्रेन ने भी उस वक्त हॉर्न दे दिया, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। मैं नवीन को लेकर झाड़ी में देखने के लिए चला गया।
और मैंने मेरे बाकी के 3 दोस्तों को ट्रेन के अंदर जाने के लिए कह दिया। हम थोड़ा आगे जाके देखने लगे तो हमारी हैरानी और डर का ठिकाना नहीं था, क्योंकि पास ही के एक पेड़ पर खून ही खून लगा हुआ था। कुछ आगे जाने पर हमने जो देखा उसे देखकर हमारे पैर डर के मारे उसी जगह पर जम गए। हमने देखा कि एक बड़ा सा आदमी जिसके सर पर 2 सींग हैं और दिखने में जिसका आकार इंसान से काफी बड़ा है, वो दीपक और त्रिलोक के कटे हुए सिर को खा रहा था। हमें बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था उस चीज पर जो हम देख रहे थे। हम फौरन उल्टे पांव ट्रेन की तरफ भागने लगे। तभी हमारे भागने की आवाज शायद उस चीज को आ गई और वो हमारे ठीक पीछे पीछे भागने लगी। ट्रेन भी धीरे धीरे चलनी शुरू हो गई थी और ये देखकर हम और भी ज्यादा डर रहे थे। हम जैसे तैसे भागे जा रहे थे और पीछे मुड़े तो देखा कि वही शैतान अब हमारे पीछे भी आ रहा था। मुझे नहीं पता वो क्या चीज थी, एक ब्रह्म पिशाच या फिर कुछ और। मैं और मेरे दोस्त अपनी पूरी जान से ट्रेन की ओर भाग लिए और मेरे दोस्तों ने जैसे तैसे करके चलती ट्रेन पर ही हम दोनों को चढ़ा लिया। ट्रेन में चढ़ते के साथ ही हम लोगों ने गेट और खिड़कियां बंद कर दी। इसके बाद हम जिस खौफ के साथ अपने घर लौटे थे वो असहनीय था। हम इस बात को किसी को भी नहीं बता पाए कि हमारे साथ कैसे कैसे हुआ। उसके घर वालों को उनकी डेड बॉडी ट्रेन की पटरियों के पास ही मिल गई थी। उन लोगों से ये कह दिया गया कि उनका एक्सीडेंट हो गया था। पर हैरानी की बात तो ये भी थी ना कि रुकी हुई ट्रेन से किसका एक्सीडेंट होता है। खैर, इस मामले को बहुत ही बुरी तरीके से दबा दिया गया। पर बाद में कहीं से मुझे ये बात पता लगी कि उस जगह पर ब्रह्म राक्षस रहते हैं, जहाँ पर पहले भी कई बार लोगों को मारा जा चुका है। उनको पहले भी कई लोगों ने लगातार देखा है, लेकिन प्रशासन इस बात को मानने से इनकार कर देता है और हर बार ऐसे इंसिडेंट्स को एक्सीडेंट्स की शक्ल दे देता है। ये खौफनाक घटना जिंदगी भर मेरे जहन में रहेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।